ये जो चैप्टर हम लोग यहाँ पर 32 जो डिफाइन कर रहे थे, इसको 5 पार्ट में डिफाइन किया गया। एक बार सभी लोग मेरे साथ इसको रिपीट कर लीजिए, फिर हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। पार्ट जो ए है, ज़रा ध्यान दीजिए, फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। पार्ट ए है वो डेथ सेंटेंसेस यानी कि मृत्यु दंडादेश से रिलेटेड है। सेक्शन 413 से लेकर के 416 तक डिफाइन किया गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पार्ट बी की, इम्प्रेशनमेंट यानी कि कारावास, जो कि सेक्शन 417 से लेकर के 420 तक डिफाइन किया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लेवी ऑफ फाइन यानी कि जुर्माने का उद्ग्रहण से संबंधित रिलेटेड है ये, और ये 421 से लेकर के 424 तक डिफाइन किया गया। नेक्स्ट पार्ट डी, जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन यानी कि निष्पादन के बारे में साधारण उपबंध की बात करता है। सेक्शन 425 से लेकर के 431 तक डिफाइन किया गया। नेक्स्ट पार्ट ई में जरा देखिएगा, सस्पेंशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस यानी कि दंडादेशों का निलंबन, परिहार और लघुकरण। सेक्शन 432 से लेकर के 435 तक ये डिफाइन किए गए। तो सभी लोग इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इनको बार बार आपको रिवीजन भी करना है। इसमें से 4-5 क्वेश्चन सीधे सीधे से बनते हैं जिनको आप ये देख पाएंगे। कई बार आप देखेंगे कि एग्जामिनेशन में सीधे सीधे ये जो पार्ट डिवाइडेड की बात की गई, इनमें से सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यानी कि डेथ सेंटेंस एंड मृत्यु दंडादेश का जो प्रोविजन है कहाँ से लेकर के कहाँ तक दिए गए, यानी कि 413 से लेकर के 416 तक। फिर इम्प्रेशन की बात, इम्प्रेशनमेंट की बात की गई, इनके सेक्शन कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, सेक्शन 417 से लेकर के 420 तक। ये इस टाइप से ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। 5 टाइप यहाँ पर दिए गए हैं, ए बी सी डी ई, यानी कि 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, 5 पार्ट में। तो आप लोग इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आवाज़ सभी को आ रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गाइस? एक बार प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए। हेलो, ओके गाइस, चलिए आगे हम लोग यहाँ पर कर दीजिएगा। अब हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं पार्ट ए को, डेथ सेंटेंस मृत्यु दंडादेश की जो बात की गई थी, सेक्शन 413 से लेकर के 416 तक ये डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सेक्शन 413 पर एक बार नज़र डालते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 368 यानी कि धारा 368 के अधीन दिए गए आदेश का निष्पादन। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 414 में एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ पास बाय हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश का निष्पादन। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 415 में पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ इन केस ऑफ अपील टू सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय को अपील की दशा में मृत्यु दंडादेश का निष्पादन का मुलतवी किया जाना। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 416 में पोस्टपोनमेंट ऑफ कैपिटल सेंटेंस ऑन प्रेग्नेंट वुमन, गर्भवती स्त्री को मृत्यु दंडादेश, मृत्यु का जो दंड का मुलतवी किया जाना। अगला जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में दिया गया है इम्प्रेशनमेंट यानी कि कारावास, जो कि सेक्शन आपको पहले से मालूम है, सेक्शन 417 से लेकर के 420 तक ये डिफाइन किए गए। कहाँ से कहाँ तक किए गए, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। सेक्शन 417 से लेकर के 420 तक डिफाइन किए गए। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 417 पर जरा ध्यान दीजिएगा। पावर टू अपॉइंट प्लेस ऑफ इम्प्रेशनमेंट यानी कि कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 418 में एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रेशनमेंट यानी कि कारावास के दंडादेश का निष्पादन। नेक्स्ट देखिए जरा सेक्शन 419 में डायरेक्शन ऑफ वारंट फॉर एग्जीक्यूशन यानी कि निष्पादन के लिए वारंट का निर्देशन। नेक्स्ट सेक्शन 420 यानी कि वारंट विद होम टू बी लॉज, वारंट किसको सौंपा जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा पार्ट सी, लेवी ऑफ फाइन यानी कि जुर्माने का उद्ग्रहण। इसके सेक्शन देखिए कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, 421 से लेकर के 424 तक आप देख रहे हैं। सेक्शन 421 में जरा ध्यान दीजिएगा, वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन यानी कि जुर्माना उद्गृहित करने के लिए वारंट। सेक्शन 422 में जरा ध्यान दीजिएगा, इफेक्ट ऑफ सच वारंट, ऐसे वारंट का प्रभाव। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 423 में वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन इशूड बाय अ कोर्ट इन एनी टेरिटरी टू विच दिस कोड डज नॉट एक्सटेंड, जुर्माने के उद्ग्रहण के लिए किसी ऐसे राज्य क्षेत्र के न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है जारी किया गया वारंट। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर सेक्शन 424 में सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रेशनमेंट, कारावास के दंडादेश के निष्पादन का निलंबन।
नेक्स्ट देखिएगा, डी पार्ट में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन, निष्पादन के बारे में साधारण उपबंध सेक्शन 425 टू 431। सेक्शन 425 में जरा ध्यान दीजिएगा, हु मे इशू वारंट, वारंट कौन जारी कर सकेगा। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 426 में सेंटेंस ऑन एस्केप कन्विक्ट व्हेन टू टेक इफेक्ट, निकल भागे सिद्ध दोष पर दंडादेश कब प्रभावशील होगा। दंडादेश को थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है, करेक्ट टाइपिंग मिस्टेक, इसको दंडादेश पढ़िए आप, तो ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 427 में जरा ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस ऑन ऑफेंडर ऑलरेडी सेंटेंस फॉर अनदर ऑफेंस, ऐसे अपराधी को दंडादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से दंडादेश है। नेक्स्ट देखिएगा सेक्शन 428 में पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगॉन बाय द एक्यूज्ड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे सेक्शन 429 में सेविंग्स की बात की गई, यानी कि व्यावृत्ति की बात की गई है। सेक्शन 430 में रिटर्न ऑफ वारंट ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंसेस, दंडादेश के निष्पादन पर वारंट का लौटाया जाना। जरा नेक्स्ट देखिए सेक्शन 431 में रिटर्न ऑफ वारंट ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंसेस, जिस धन का संदाय करने का आदेश दिया गया है उसका जुर्माने के रूप में वसूल किया जा सकना। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, पार्ट ई, पार्ट ई में जो डिफाइन किया 432 से लेकर के 435 तक ये डिफाइन किया गया, सस्पेंशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, दंडादेशों का निलंबन, परिहार और लघुकरण की बात करते हैं सेक्शन 432 से लेकर के 435 तक। जरा ध्यान दीजिएगा, पावर टू सस्पेंड और रेमिट सेंटेंसेस, दंडादेशों का निलंबन या परिहार करने की शक्ति। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर सेक्शन 433 की पावर टू कम्यूट सेंटेंस, दंडादेश के लघुकरण की शक्ति के बारे में डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन 433 का ए, रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ रेमिशन और कम्यूटेशन इन सर्टेन केसेस, कुछ मामलों में छूट या लघुकरण की शक्तियों पर निर्बंधन। सेक्शन 434 में जरा ध्यान दीजिएगा, concurrent power of central government in case of death sentences, मृत्यु दंडादेशों की दशा में केंद्रीय सरकार की समवर्ती शक्ति। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेक्शन 435, स्टेट गवर्नमेंट टू एक्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट इन सर्टेन केसेस, कुछ मामलों में राज्य सरकार का केंद्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात कार्य करना। ये एक शॉर्ट व्यू आप देख रहे थे, जो कि जो यहाँ पर जो सेक्शन हैं उनका आपने एक शॉर्ट व्यू देखा। ये जो चैप्टर था 32, अब हम यहाँ पर आगे नेक्स्ट आपको लेके चलना सीधे डायरेक्ट की तरफ, और डायरेक्ट पर आप देखेंगे एक एक सेक्शन को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग डायरेक्ट की तरफ, जरा ध्यान दीजिएगा। आज आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं चैप्टर 32, जिसमें दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन और परिहार और लघुकरण की बात कर रहे हैं। का पार्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था 413 से लेकर के 416 तक ये डिफाइन किए गए हैं, ये इसी का आप यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए हम यहाँ पर सेक्शन 413 की एक बार बात कर लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं यहाँ पर, जब ध्यान दीजिएगा, देखिए सेक्शन 413 में देखिए धारा 368 के अधीन दिए गए आदेश का निष्पादन कैसे किया जा सकता है। तो जरा देखिए ध्यान दीजिएगा, जब मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किसी मामले में सेशन न्यायालय को उस पर उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि का आदेश या अन्य आदेश प्राप्त होता है, तो वह वारंट जारी करके या अन्य ऐसे कदम उठाकर जो आवश्यक हो उस आदेश को क्रियान्वित करेगा। तो यहाँ पर जैसे कि किसी मैटर में जहाँ पर सेंटेंस ऑफ डेथ की बात की गई है, मृत्यु दंडादेश की बात की गई है, और मृत्यु दंडादेश के लिए सेक्शन 413 में जो प्रोविजंस किए गए हैं, और वहाँ पर धारा 368 आपने ऑलरेडी पहले से आप पढ़ चुके हैं कि अधीन दिए गए आदेश का निष्पादन। तो यहाँ आदेश का निष्पादन कैसे होगा इस बारे में यहाँ पर प्रोविजंस किया था। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए क्या क्या किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सेक्शन 368 के अधीन दिए गए आदेश का निष्पादन कैसे होगा,
उसकी बात कर, जब कोई मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए कहाँ भेजा गया था, उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, तो सेशन न्यायालय को उस पर उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि का आदेश मिला या कोई अन्य आदेश मिला कि जांच करने या कोई भी आदेश मिला यहाँ पर, तो वह वारंट जारी करके या ऐसे कदम उठाकर जो आवश्यक हो उस आदेश को क्रियान्वित करने के लिए, मतलब जैसा हाई कोर्ट ने यहाँ पर आदेश दिया हो या कोई डायरेक्शन दिया हो कि इसमें ऐसा करना आवश्यक है, इसके बाद ही मृत्यु दंडादेश को निष्पादित किया जाए, तो तब तक क्या होगा यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। अगर सीधी सी बात की गई है, अगर हाई कोर्ट में जब तक कोई भी कंफर्मेशन के लिए एप्लीकेशन या वहाँ पर फाइल चल रही है, तो उस समय पर जो दंडादेश है उसको क्या कर देते हैं, उसको निलंबित रखा जाता है दंडादेश को, ठीक है। उतने समय के लिए उसको पोस्टपोन रखा जाता है कि जब तक हाई कोर्ट से कंफर्मेशन ना मिल जाए तब तक उसे वो पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। कौन सा कंफर्मेशन किस में लेते हैं, जिसमें डेथ की बात की गई हो, ठीक है। बाकी मैं तो करते नहीं, केवल डेथ की जो पनिशमेंट दिया जाता है तो ऐसे पनिशमेंट के लिए ही किया जाता है। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब डेथ के पनिशमेंट के लिए कंफर्मेशन की गई तो सेंटेंस को क्या करते हैं, उतने समय के लिए वो पोस्टपोन रहता है। अब अगर हम अगली बात करें यहाँ पर कि मान लो हाई कोर्ट ने यहाँ पर कोई कंफर्मेशन दे दी, हाई कोर्ट को लग रहा है कि यहाँ पर कुछ जांच की जानी चाहिए, इंक्वायरी की जानी चाहिए, तो जांच के आदेश के लिए आदेश दे सकता है वो। या तो देखिए आदेश के लिए कौन कर सकता है, ये डायरेक्शन दिया कि सबसे पहले आप यहाँ पर जांच करवाइए। जांच के लिए क्या करेंगे, अगर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट को बात की गई कि जांच के लिए कोई भी हाई कोर्ट की तरफ से कुछ मिला हुआ, तो या तो देखिए स्वयं वो खुद कर ले सेल्फ, या फिर क्या हो सकता है नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास ये रहता है कि सेशन न्यायालय के अधीनस्थ जितने भी न्यायालय हैं, जैसे सीजेएम का कोर्ट या फिर सीजेएम के बाद भी दो कोर्ट और होते हैं, कौन कौन से होते हैं आप लोगों को मालूम है, जुडिशियल यस सर। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, इनमें से कोई भी है, या तो इनको या इनको किसी को भी आदेश दे करके वो जांच करवा सकते हैं और ये लोग ऐसी जांच करके सीधे हाई कोर्ट को भेज देंगे। अब सॉरी, अब हाई कोर्ट आगे उस जांच के अकॉर्डिंग जैसा उचित समझेगा कंफर्मेशन देते हैं, तो फिर जो कैपिटल पनिशमेंट दिया गया उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, और अगर मना करता है तो फिर उसके लिए पोस्टपोन कर देंगे। तो तब तक के लिए अभी उसको जेल में रखा जाएगा, या चाहें तो उसे जमानत पर भी छोड़ सकते हैं, अगर जैसा हाई कोर्ट अगर दे कहे जमानत पर छोड़ दें, लेकिन मृत्यु के जहाँ दंडादेश दिया जाता है वहाँ पर जमानत बहुत ही मुश्किल है, जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता क्यों। और जब पनिशमेंट यहाँ पर दे दिया गया हो, कन्फर्मेशन के लिए भेज दिया गया हो, तो जो अपराधी उसके भागने के 100% चांसेस आप मान के चलिए, तो ऐसे में जमानत तो मुश्किल ही है। हाँ, अगर किसी कोई दूसरा और केस होता और उसमें अगर अपील नहीं दिया गया तो यहाँ बिल्कुल जमानत की हम लोग बात कर सकते थे। चलिए अगर जरा ध्यान देंगे सेक्शन 414 में, 413 आपने समझा, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे सेक्शन 368, और इसके बाद में यहाँ पर इसके आदेश के निष्पादन की बात की गई। तो क्या बात की गई यहाँ पर, उच्च न्यायालय को अगर यहाँ पर कोई वो किया गया है पुष्टि के लिए, कोई एप्लीकेशन फाइल की गई है जहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट दिया गया, किसी को मृत्यु दंडादेश दिया गया है, उस दंड के लिए अगर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है तब तक के लिए उसके पनिशमेंट को होल्ड पर रखा जाएगा, इनकी पोस्टपोन रहेगा। और जैसे ही सेशन न्यायालय को ऐसी कंफर्मेशन मिलती है, उस केस में हाई कोर्ट क्या करेगा, तुरंत पुष्टि का उसे या तो आदेश दे सकता है या फिर अन्य कोई आदेश प्राप्त होता उसके अनुसार ही अगला कार्यक्रम आगे किया जाएगा। तो उसके आदेश को क्रियान्वित करने के लिए जैसे भी आवश्यक हो, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लगता है कि वारंट जारी करके तुरंत ही कुछ कार्य करना, तो यहाँ पर वारंट भी जारी किया जा सकता है। तत्काल किसी जांच की मांग की गई तो यहाँ पर जांच भी करवाई जा सकती है। तो जांच कैसे करवाई जा सकती है उसके लिए मैं आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ। चलिए जरा नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 414 की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश का निष्पादन। अब अगर हाईकोर्ट के द्वारा ही मृत्यु दंडादेश दिया गया है तो उसमें निष्पादन कैसे होगा, तो जरा ध्यान दीजिएगा, जब अपील में, यहाँ पर अपील की बात की गई, जब अपील की बात हो या पुनरीक्षण की बात हो, और यहाँ पर क्या किया गया, उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया जाता है, तब सेशन न्यायालय उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त होने पर वारंट जारी करके दंडादेश को क्रियान्वित कराएगा। ठीक,
मैटर जब अपील में गया तो फिर क्या होगा, अपील में जाते ही या पुनरीक्षण में गया तो फिर भी यहाँ पे जो कैपिटल पनिशमेंट जारी रखा गया, दे दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा, तो सेशन कोर्ट तुरंत उस दंडादेश को क्रियान्वित करने के लिए जैसा आदेश हाई कोर्ट करे वैसा कर सकता है। कौन सा सेक्शन आप लोग पढ़ रहे हैं, जरा सेक्शन पर ध्यान दे लीजिएगा थोड़ा सा। सेक्शन 414 यानी उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश के निष्पादन की बात कर रहे हैं, ठीक। और ऊपर आप कौन से पढ़ रहे थे, सेक्शन 368 के अधीन दिए गए आदेश का निष्पादन कैसे होगा, जब यहाँ पर पनिशमेंट किसने दिया हो। सेक्शन देखिए 413 में पनिशमेंट सेशन न्यायालय द्वारा दिया गया था, ठीक, सेशन न्यायालय के द्वारा, और हाई कोर्ट से कंफर्मेशन मांगी गई थी। अब अगर जब हाई कोर्ट ही पनिशमेंट दे, कैसे में, या तो अपील में देगा या फिर पुनरीक्षण में देगा, ऐसे दोनों केसेस में ऐसा होता है तब। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 415 पर हम लोग एक बार नज़र डालते हैं। 415 क्या कह रहे हैं, उच्चतम न्यायालय को अपील की दिशा में मृत्यु दंडादेश के निष्पादन का मुलतवी किया जाना। सेक्शन 415, देखिए सेक्शन को पढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहेंगे भाई, आप लोग भी कंफर्मेशन दे दीजिए हाई कोर्ट की तरह। प्रेजेंट हैं आप लोग, हेलो, यस सर। आप यस लोग, सर। यस सर। ओके, ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, हाँ कंफर्मेशन देते रहिएगा बीच में, जिससे मुझे ये पता चलता रहे कि आप लोग यहाँ पर हैं, नहीं तो उस दिन की जैसी क्लास कर रहा है क्लास पूरी हो गई, बाद में देखा कुछ नहीं। आपको चलिए मैं इस बात पर एक छोटा सा जोक सुनाता, अपना माइंड को थोड़ा सा फ्रेश रखिए। इन सबसे पहले तो ये बताइए, जो ये सेक्शन आपने पढ़े हैं इनसे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई प्रॉब्लम्स हो बताइए जल्दी से। हेलो, नो सर। नहीं, क्लियर है सभी को। अच्छा चलिए, तो नेक्स्ट यस सर। सेक्शन की तरफ चलने से पहले, ओके, कुछ पूछना हो तो आप मुझे यहाँ पर भेज सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हाँ, आपको एक छोटा सा जोक सुनाता हूँ। हमारे एक अंकल जी थे, सुनिए जरा ध्यान से सुनिए, अच्छा सा जोक था, ये इसी से रिलेटेड है। तो वो अंकल जी ने क्या किया, एक लड़के को बुलाया, और ये अंकल जी उसके मौसा जी थे, ठीक, समझ गए। अब क्या हुआ, ये मौसा जी थोड़े से रैंक इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, रैंक आप समझते हैं, जैसे कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, ऐसी रैंक पर थे ये। अब क्या हुआ, इन्होंने जब इसको बुलाया कि चलो ज़रा एक जगह जाना है अपने को और जल्दी वहाँ से लौट करके आएंगे, तो पहले हुआ करता था स्कूटर, तो बेचारे ने स्कूटर उसको थोड़ा बहुत चलाना आता था, उसने जल्दी जल्दी से स्टार्ट किया और चलाना स्टार्ट कर दिया, डरते डरते तो वो बैठ के गया। अब जैसे ही वहाँ पहुँचे, किसी मंदिर पे शायद दर्शन करने के लिए ये लोग गए हुए थे, वहाँ पहुँचने के बाद में उन्होंने वहाँ दर्शन किए, दर्शन करने के बाद वो जो लड़का था ना, वो बीच बेचारा पीछे मुड़ के नहीं दिख पा रहा था। अब उसने क्या सोचा, अपना स्कूटर स्टार्ट किया, उन्हें खड़े देखा उसने कि हाँ ये खड़े हुए हैं यहाँ पर, और उसने स्कूटर अपना स्टार्ट किया, पीछे मुड़ के देखा नहीं, उसने सोचा अंकल जी बैठ गए, और सीधा उसने स्पीड में दौड़ाया। वो चिल्लाते रह गए, अरे सुन सुन, अरे सुन, उसने नहीं सुना, सीधा आके उसने घर पर रोका स्कूटर, और घर पर रोकने के बाद उसने जब पीछे देखा तो एकदम से वो परेशान हो गया, अरे मौसा जी तो कहीं गिर गए। तो उसने ना पूरे घर बता रहे, मौसा जी तो गिर गए, मैं तो स्कूटर लेके चला, पता नहीं, चलो ढूंढने। पर दो तीन लोग गए वहाँ पर, तो घर पर पहले वो टेलीफोन होता था, वो लैंडलाइन वाला, फिर उन्होंने उस पर फ़ोन किया, अरे मैं यहाँ, ये मुझे छोड़ के बच गया यहाँ से, तो लोग उनको फिर लेने गए। तो यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, नहीं पता चले मैं आपको क्लास पढ़ाता गया और आप लोग यहीं रह गए और क्लास पूरी कंप्लीट हो गई, तो थोड़ा सा जाने ये रियल घटना थी इनकी। तो आज भी लोग उनकी बात को लेकर के हंसते हैं कि कभी ऐसा स्कूटर ना चलाना संजू की तरह कि पता चले आप चले जाओ उनको वहीं छोड़े आओ, और बाद में घर जाके सोच रहे हो कि मौसा जी कहीं गिर गए। चलिए जरा क्लास के नेक्स्ट उसके सेक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। सोच के देखें, अगर ऐसी घटना अपने साथ हो तो क्या होगा। पहले तो गुस्सा आएगी, उसको पकड़ के टकाई वटाई लगा दें, और फिर बाद में तो लेकिन वो एक मजाक बन गया बहुत दिन बाद, तो सब लोग हंसते रहे, तो फिर उन्होंने कभी उसको नहीं बुलाया कि चलो तुम मुझे मंदिरों के दर्शन करवा लाओ। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 415 की तरफ हम लोग एक बार नज़र डालते हैं। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय को अपील की दशा में मृत्यु दंडादेश के निष्पादन का मुलतवी किया जाना, मुलतवी का मतलब यहाँ पर पोस्टपोन से लेते हैं हम लोग।
अब यहाँ पे क्या बात करें कि उच्चतम न्यायालय की अपील की दशा में, अगर यहाँ पे देखिए एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे एक सेकेंड गाइस, हाँ ठीक है, नहीं चलो ना भाई, नहीं करना, अच्छा कोई नहीं, यहाँ से ले लेते हैं। देखिए अगर सेशन कोर्ट के द्वारा, सेशन कोर्ट है और इसके द्वारा कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है और इसमें अपील हो जाती है, तो इस अपील की वजह से तब तक क्या होगा, जो पनिशमेंट रहेगा वो पोस्टपोन रहेगा, यानी कि जिसको आप मुलतवी पढ़ रहे हैं, मुल और तवी, तो तब तक ये क्या रहेगा, मुलतवी रहेगा। ठीक है, इसका से थोड़ा सा समझिए। अब अगर यहाँ पर हाई कोर्ट ने दिया कोई पनिशमेंट, यही कैपिटल पनिशमेंट को, और इसकी भी अपील हो जाए कहाँ, सुप्रीम कोर्ट को, तो अगर सुप्रीम कोर्ट को अपील हो गई तब तक के लिए क्या होगा, ये जो डेथ का जो पनिशमेंट है वो क्या रहेगा, मुलतवी रहेगा। ठीक, तो यही बात है। तो यहाँ कब तक मुलतवी रहेगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पर जरूर देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 415 की तरफ थोड़ा सा देखेंगे। जब उच्चतम न्यायालय को अपील की दशा में मृत्यु का जो दंडादेश है उसके निष्पादन का मुलतवी किया जाना, मतलब उसको पोस्टपोन किया जाना। अब यहाँ देखिए सेक्शन ऑफ 415 का सब क्लोज फर्स्ट आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट पर थोड़ा सा विचार करते हैं। एक बार देखिए, जहाँ किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया गया है, किसके द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा, और उसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील संविधान के अनुच्छेद 134 के खंड 1 के उपखंड का या खा के अधीन उच्चतम न्यायालय को होती है, या ध्यान देना, वहाँ उच्चतम न्यायालय दंडादेश का निष्पादन तब तक के लिए मुलतवी किए जाने का आदेश देगा जब तक ऐसी अपील करने के लिए अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो जाती है। ठीक है, अथवा यदि उस अवधि के अंदर कोई अपील की गई है तो जब तक उस अपील का निपटारा नहीं हो जाता है। ठीक, अगर अपील की गई है तो तब तक उसे अपील का निपटारा नहीं हो जाएगा, तब तक यहाँ पर पनिशमेंट आगे नहीं देंगे, या तब तक के लिए मुलतवी रखा जाता है जो अपील करने की अवधि होती है। जैसे जनरली आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट को जो समय लगता है अपील करने में, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील होगी हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट से अपील होगी सुप्रीम कोर्ट को, तो यहाँ पर जनरली 30, 60 और कितने दिन होंगे, 30 दिन, 60 दिन और 90 डेज। तो जब तक ये समय ना बीत जाए तब तक के लिए इसे मुलतवी रखा जा सकता है। ठीक है, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक सेकंड के लिए गाइस। सब आर्टिकल फर्स्ट का और खा, ये क्या होते हैं, जरा इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। हाँ, 24, 125 और 136। बस एक मिनट के लिए आप लाइन पर रहिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। चलिए ये देखिए ज़रा, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन में इनको थोड़ा सा पढ़िएगा डिटेल में। उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, सेक्शन 134 का हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखो, दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपील की अधिकारता क्या, ज्यूरिडिक्शन की यहाँ बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट में कब वो हो सकता है। अगला ज़रा ध्यान देखिए थोड़ा सा, ये इम्पॉर्टेंट हैं जो क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ यहाँ पे। एक ये भी ज़रा देख लीजिए,
आर्टिकल 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। सॉरी, इसमें जनरली बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो यहाँ पर अराइज होते हैं। इस संबंध में इसको थोड़ा सा पढ़ना, इससे रिलेटेड है ये, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए तो क्लियर हो जाए। चलो सबसे पहले हम ये आर्टिकल सेक्शन ये 136 को ही थोड़ा फ्री कर देते हैं। आप लोग लाइन पर है ना गाइस? सभी को दिख रहा है क्या ये? यस सर। यस सर। शो हो रहा है ना बेटा? सभी को शो हो रहा है ना? यस सर। थोड़ा सा वो डिस्टर्बेंस हो गया उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए 136 में क्या प्रोविजंस किए गए कि अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त दी जाती है। तो ये आर्टिकल 136 का सब क्लोज आप यहाँ पर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, तो ज़रा इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं। देखिए इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, तो ध्यान देना, डिक्री, अवधारण, दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाज़त दे सकता है। जहाँ पर कोई अपील की इजाज़त ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर होती है कि न्याय के हित के लिए वो विशेष इजाज़त दे सकता है और उसमें अपील की जा सकती है। कई बार टाइम बार्ड भी हो जाते हैं ऐसे केसेस जिनमें टाइम बार्ड हो गए या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जहाँ पर उनको अपील नहीं मिल सकती है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये टाइम में उनका जो प्रॉब्लम्स रहता है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपने अनुसार यहाँ पर इनको विशेष इजाज़त दे सकता है। आप ये कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे थे? आर्टिकल 136 का सब क्लोज फर्स्ट। तो इस पर आपको ज़रा विशेष ध्यान रखना, ये याद रखिएगा, कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पर सब क्लोज हम 2 की तरफ ज़रा देखते हैं। देखिएगा, खंड 1 की कोई बात सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं ये आर्टिकल 136 का सब आर्टिकल जो फर्स्ट है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर देखें कि अपील के लिए विशेष इजाज़त क्या, तो सेक्शन ये आर्टिकल 136 का सब क्लोज अगर सब आर्टिकल फर्स्ट में देखें यहाँ पर, तो आप लोग एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारण, दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाज़त दे सकता है। देखिए जहाँ पर ऐसा मैटर होता है कि कोई केस ऐसे होते हैं जहाँ पर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को अपील होनी हो, तो ध्यान दीजिएगा, और किसी कारणवश अपील नहीं हो पाती है, कोई टाइम निकल जाता है, तो उस केस में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लिए विशेष इजाज़त लेकर के वो अपील की जा सकती है। अगर वहीं सेना विधि से रिलेटेड कोई मैटर आता है तो यहाँ सब क्लोज ये जो 2 आप देख रहे हैं इससे रिलेटेड यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे खंड 1 की कोई बात सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय द्वारा, अधिकरण द्वारा पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, अवधारण, दंडादेश, आदेश को ये लागू नहीं होंगे। सेना विधि पर ये लागू नहीं होते हैं विशेष इजाज़त के लिए, बाकी सब जगह पर लागू होंगे। क्योंकि जनरली जो सेना विधि लागू होती है वो कहाँ होती है? आर्मी वालों पर होती है, या कोई ऐसा जो व्यक्ति होता है जो सेना पर हमला कर दे या कोई किसी को वो अरेस्ट कर ले वहाँ पर, तो सेना विधि थोड़ा सा गुप्त टाइप से वो काम करते हैं। अगर उनके द्वारा कोई दंडादेश दिया गया तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा। अब ये आर्टिकल 136 का जो सब आर्टिकल फर्स्ट आप पढ़ेंगे, इसमें है कि अगर हाई कोर्ट से कोई अपील करनी हो या सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी न्यायालय में हो, तो अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसके लिए विशेष इजाज़त दे सकता है और उसके अकॉर्डिंग सुनवाई की जा सकती है। देखिए क्या लिख कर रहे हैं यहाँ पे, इस अध्याय के किसी बात के होते हुए भी उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा
भारत में कोई भी न्यायालय चल रहा हो या कोई भी अधिकरण और ट्रिब्यूनल हो, किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अवधारण, दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाज़त दे सकता है। तो यहाँ पर जहाँ पर अपील का प्रोविजंस होते हुए भी अगर अपील नहीं हो पाती है तो वहाँ पर ये अपील के लिए विशेष इजाज़त सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। बाकी जैसे लिमिटेशन से वार्ड हो जाते हैं तो नहीं हो पाती, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो यहाँ पर इजाज़त दे सकते हैं। अगला ज़रा नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 137 की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, एक मिनट देखिए जरा। निर्णय या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्वलोकन। संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्वलोकन की शक्ति होगी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सेल्फ में यहाँ पर वो पुनर्वलोकन कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं आप? आर्टिकल 137। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है जिसके लिए हम लोग आपको लेकर के आए थे यहाँ तक। आर्टिकल 143 का एक बार ध्यान दीजिएगा। देखिए 143 में क्या कह रहे हैं यहाँ पर, दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारता कितनी है। आर्टिकल 134 का सब क्लोज अगर आप फर्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दांडिक कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। कहाँ पर होगी? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में होगी। कहाँ पर? भारत के राज्य क्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय की दांडिक कार्रवाई में। कोई भी ऐसा केस था जो क्रिमिनल से रिलेटेड था, क्रिमिनल केसेस थे, उसमें कोई भी निर्णय दिया गया, अंतिम आदेश दिया गया, कोई भी दंडादेश दिया गया, इसकी अपील होगी कहाँ पर? उच्चतम न्यायालय में। कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं आप लोग? 134 का सब आर्टिकल फर्स्ट। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर का नंबर पर, इस उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति की दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया है और उसको मृत्यु दंडादेश दिया है। क्या किया है? उच्च न्यायालय ने कोई अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति की दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया है और उसको मृत्यु दंडादेश दिया है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे खा नंबर, उस उच्च न्यायालय ने अपने प्राधिकार के अधीनस्थ किसी न्यायालय से किसी मामले को विचारण के लिए अपने पास मंगा लिया है और ऐसे विचारण में अभियुक्त व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराया और उसको मृत्यु दंडादेश दिया है। या फिर देखो फर्स्ट में आप क्या पढ़ रहे थे यहाँ पर कि अपील कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में। फिर का में क्या पढ़ा कि उस उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति को दोष मुक्ति का आदेश को उलट दिया है और उसको मृत्यु दंडादेश दिया है। या फिर उच्च न्यायालय ने अपने प्राधिकार के अधीनस्थ किसी न्यायालय से किसी मामले को विचारण के लिए अपने पास मंगा लिया है और उसमें उसने क्या किया? सिद्ध दोष ठहरा दिया है, ठीक, और मृत्यु दंडादेश दिया है। या फिर अगला जरा ध्यान दीजिएगा, गा नंबर पॉइंट पर, वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 का के अधीन प्रमाणित कर देता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य है। परंतु गा के अधीन अपील ऐसे उपबंधों के अधीन रहते हुए होगी जो अनुच्छेद 145(1) के अधीन इस निर्मित बनाए जाएं और ऐसी शर्तें अधीन रहते हुए होंगी जो उच्च न्यायालय नियत या अपेक्षित करे। अब यहाँ सब लोग जरा 2 पर जरा ध्यान दीजिएगा, संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दांडिक कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाए, ग्रहण करने और सुनने की अतिरिक्त शक्ति दे सकती है। कौन दे सकता है? संसद विधि बना करके उच्चतम न्यायालय को भारत के राज्य क्षेत्र में, जो भारत का राज्य क्षेत्र है उसमें कहीं पर भी कौन विधि बनाएगा? संसद। शक्ति किसको मिलेगी? उच्चतम न्यायालय को। किसके लिए? कि किसी उच्च न्यायालय की दांडिक कार्रवाई में, कोई भी हाई कोर्ट हो, दिए गए किसी निर्णय को, अंतिम आदेश, दंडादेश की अपील ऐसी शर्तों परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, परिसीमा मतलब लिमिटेशन के अकॉर्डिंग कि कितना समय में उसकी लिमिट वो होना चाहिए अपील, वो जो ऐसी विधि में विनिर्देश की जाए, ग्रहण और सुनने और अतिरिक्त शक्ति दे सकेगी। कौन दे सकेगा? संसद। कहाँ पढ़ रहे थे आप लोग? यहाँ पर आर्टिकल 134 का सब आर्टिकल 2 में।
ऐसे प्रोविजंस किए गए। तो ये 134 आपने अभी देखा कि अपीली अधिकारता इनको होती है। अब यहाँ पर हम बात करें का की। जरा का देख लीजिए जरा क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये जो वहाँ दिया हुआ था, उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। देखो आर्टिकल जो 134 ए है, इसके अकॉर्डिंग अगर हाई कोर्ट में कोई भी मैटर चल रहा है या हाई कोर्ट ने किसी को कैपिटल पनिशमेंट दिया है, कोई भी मैटर हो, तो हाई कोर्ट यहाँ पर एक सर्टिफिकेट बना करके देता है कि इसमें लॉ ऑफ कॉशन इंक्लूड है। ठीक है, ज़रा ध्यान में, लॉ ऑफ कॉशन इंक्लूड है, इसलिए इसकी क्या होनी चाहिए, अपील होनी चाहिए। अगर यहाँ पर अपील होगी कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में, तभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपील को लेगा। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक उच्च न्यायालय जो अनुच्छेद 132 के खंड 1 या अनुच्छेद 133 के खंड 1 या अनुच्छेद 134 के खंड 1 में निर्दिष्ट निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या दंडादेश पारित करता है या देता है, इस प्रकार पारित किए जाने या दिए जाने के पश्चात यथाशक्ति शीघ्र इस प्रश्न का अवधारण कि उस मामले के संबंध में यथास्थिति अनुच्छेद 132 के खंड 1 या 133 के खंड 2 या अनुच्छेद 134 के खंड 1 के अधीन उपखंड गाँव में निर्दिष्ट प्रकृति का प्रमाण पत्र दिया जाए या नहीं। तो यहाँ पर ये प्रमाण पत्र दिया जाएगा सबसे पहले कि इसमें लॉ ऑफ कॉशन है कि नहीं। इसके लिए आगे हम बात करते हैं, ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो पूरा पढ़ लीजिए तो स्थिति क्लियर होगी। फिर हम लोग अपने CRPC की तरफ चलेंगे। देखो यहाँ पर का नंबर पॉइंट पर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, यदि वह ऐसा करना ठीक समझता है तो स्वप्रेरणा से कर सकेगा। दूसरा यहाँ पर, यदि ऐसा निर्णय, डिक्री, अंतिमादेश या दंडादेश पारित किए जाने या दिए जाने के ठीक पश्चात व्यथित पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से मौखिक आवेदन किया जाता है तो वह करेगा। तो जो व्यथित पक्षकार है, अगर वो ऐसा आवेदन करता है तो उसके लिए ऐसा किया जा सकता है। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, अपील के लिए विशिष्ट इजाज़त आपको मालूम है आर्टिकल 136 का सब क्लोज फर्स्ट के अकॉर्डिंग। चलो अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, और अगर हाई सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना हो तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 137। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग सीधे CRPC के बैरेट की तरफ। तो यहाँ पर मैटर आता है कि आर्टिकल 134 का के अकॉर्डिंग उच्चतम न्यायालय में अगर अपील करनी है तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, एक प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। प्रमाण पत्र कौन देगा, हाई कोर्ट देगा। कब देगा, क्योंकि उसमें कॉशन ऑफ लॉ इंक्लूड होगा तभी। विधि के प्रश्न, ये यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आपका पूछा जाना है, चाहे तो वो CRPC से रिलेट करके पूछे और चाहे वो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे, पर यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। अगला ज़रा ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब हम लोग आ गए यहाँ पर। अब ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, उच्चतम न्यायालय को अपील की दशा में मृत्यु दंडादेश के निष्पादन का मुलतवी किया जाना, जो कैपिटल पनिशमेंट है उसे होल्ड किया जाना। आप जरा यहाँ पर देखेंगे, जहाँ किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया गया है और उसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील संविधान के अनुच्छेद 134 खंड 1 के उपखंड का या उपखंड खा के अधीन उच्चतम न्यायालय को होती है। कौन सा, अनुच्छेद 134 के खंड 1 के अधीन, का या खा के अधीन। तो ये हम लोगों ने देखो अभी यहाँ पे देखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन का 34 का फर्स्ट का और खा के का। तो यहाँ क्या होगा, दंडिक विषयों में अपील की बात की गई है, उच्चतम न्यायालय में होगी, और कहा गया कि उस उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति को दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया है और उसको मृत्यु दंडादेश दिया है, तो कहाँ अपील, सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। खा में क्या करेंगे, उस उच्च न्यायालय ने अपने प्राधिकार के अधीन किसी न्यायालय से किसी मामले का विचारण के लिए अपने पास मंगा लिया और ऐसे विचारण में अभियुक्त व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराया है और उसको मृत्यु दंडादेश दिया गया है। तो और ऐसे मैटर में कहाँ पर अपील हो सकती है, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, इतनी सी बात क्लियर हो गई। गा नंबर का पॉइंट आपने ये पढ़ा हुआ था नीचे, ये देखिए गा में क्या कह रहे हैं,
वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 का के अधीन प्रमाणित कर देता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य, ये सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। ठीक, और सर्टिफिकेट कैसे लेंगे? आर्टिकल 134 का जो का है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, चलिए अब जरा आ जाइए इधर। हाँ, अब इसको ज़रा समझेंगे थोड़ा सा। देखो, जहाँ किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया गया है और उसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील संविधान के अनुच्छेद 134(1) के उपखंड का और खा के अधीन उच्चतम न्यायालय को होती है। अपील हो सकती है कहाँ पर? ये आपने अनुच्छेद पढ़ लिया ऑलरेडी। वहाँ उच्च न्यायालय दंडादेश का निष्पादन तब तक के लिए मुलतवी किए जाने का आदेश देगा जब तक ऐसी अपील करने के लिए अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो जाती। कौन सी अवधि समाप्त नहीं हो जाती है? जो अपील के लिए दी गई। जैसे अगर 90 डेज़ में अपील करना है तो 90 दिन के बाद ही उस में जो पनिशमेंट दिया गया था मृत्यु दंडादेश का उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, अदरवाइज़ नहीं। अगर यहाँ अपील में चले गए और अपील होने पर जब तक अपील लंबित रहती है तब तक के लिए भी वो जो पनिशमेंट है, कैपिटल पनिशमेंट, जो मृत्यु दंडादेश यहाँ पे दिया हुआ था, इस मृत्यु दंडादेश को क्या हो जाएगा? ये पोस्टपोन हो जाएगा जब तक कि अपील फाइनल नहीं हो जाती। या फिर इसका उलट दिया जाता है तो जैसा हाईकोर्ट आदेश देगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए क्या करें, अनुज्ञात की जो अवधि है वो समाप्त नहीं हो जाती, अथवा यदि उस अवधि के अंदर कोई अपील की गई है तो जब तक कि उस अपील का निपटारा नहीं हो जाता तब तक के लिए। अगला जरा नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान देंगे हम सब क्लोज 2 पर। जहाँ उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया गया है या उसकी पुष्टि की गई है और दंडादेश व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 132 के अधीन अनुच्छेद 134 खंड 1 के उपखंड ग के अधीन प्रमाण पत्र दिए जाने के लिए उच्च न्यायालय से आवेदन करता है। तो देखो जरा यहाँ पे कभी क्वेश्चन आए कि उच्च न्यायालय से प्रमाण पत्र किसके अधीन मांग सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल 134 का सब क्लोज 1 और इसका गा में चाहो तो या सी लिख सकते हो या ये। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए कोई सर्टिफिकेट मांगना हो जब सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी हो तो कौन से आर्टिकल के संविधान के अकॉर्डिंग मांगे, तो ये रहा। और यहाँ पर आप सीआरपीसी में देखेंगे तो 415 का सब क्लोज 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो उच्च न्यायालय दंडादेश का निष्पादन तब तक के लिए मुलतवी किए जाने का आदेश देगा जब तक उस आवेदन का उच्च न्यायालय द्वारा निपटारा नहीं हो जाता, या यदि ऐसे आवेदन पर कोई प्रमाण पत्र दिया गया है तो जब तक उस प्रमाण पत्र पर उच्चतम न्यायालय को अपील करने के लिए अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो जाती तब तक के लिए उसको पोस्टपोन रखेंगे उस पनिशमेंट को। ठीक, कौन सा पढ़ रहे हैं आप लोग? आप लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 415 का सब क्लोज 2। क्लियर हो गया इतना? हाँ, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है लेकिन उसकी स्थिति क्लियर करने के लिए आवश्यक है। सभी को ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को कोई बोरियत तो नहीं हो रही ज़्यादा? Yes, sir. क्लियर है ना सभी को? Yes. ठीक है, चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज पता नहीं ये कुछ आवाज़ का कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, पता नहीं काय की वजह से हो रहा है ये। वैसे तो इसमें कोई सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा अंदर। प्रियंका मैडम, क्लियर हुआ आपका कुछ क्वेश्चन क्या था? Yes, sir. Yes, sir. Clear है. अब आपकी आवाज़ क्लियर क्यों आने लगी, क्या हो गया उसे? फिर से बोलना, हेलो। सर आपके फोन में प्रॉब्लम होगी इस वजह से। नहीं मैडम, सही आ रही है अब तो। मैंने अपना पूरा सिस्टम देख लिया इतने में, और रिकॉर्डिंग भी दो दो पार्ट में हो गई है। चलिए कोई होता है ना। आपने कुछ खा लिया होगा मैडम ऐसे। नहीं सर, पहले जो खाया था ऑलरेडी वही खाया हुआ है। नहीं नहीं, देखो आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन आवाज़ आ रही है। तो क्वेश्चन क्या था? हाँ, क्वेश्चन तो सर बताइए आपके आपको। सिस्टम में प्रॉब्लम थी। हाँ, मुझे लग रहा है वो कुछ गड़बड़ हो गई थी, आपने कुछ खा लिया होगा तो आवाज़ अटक जाती है ऐसे। अब आपने ऐसे खाया क्या, ये ऐसी आवाज़ आने लगी इतनी अच्छी सी? बताओ जरा, जल्दी बताओ, मैं भी ले आऊँगा दुकान से सर खरीद के। फ्रूटी पी ली, सर पेटीज खा ली। पेटी जो फ्रूटी से आवाज़ सही हो जाती है, बात है बात। देखा, नया नुस्खा मिल गया है। आप लोग जरा ध्यान रखना भैया। पेटीज खा के, और पेटीज के साथ क्या खाते हैं मैडम? नहीं सर, जो पहले भी बात की थी वही खा के की है, ठीक है। आप नहीं नहीं नहीं, पेटीज के साथ कुछ आपने बताया था ना, कुछ और भी खाते प्रॉब्लम हैं, क्या दिख ही खाते नहीं आई थी। हैं? हाँ? नमकीन? नहीं मैडम, समझ नहीं आया, बताओ जरा। चलो अच्छा। पेटीज और फ्रूटी। अच्छा, फ्रूटी। आपको पता है वो फ्रूटी में क्या क्या मिला रहता है, मालूम है आपको?
नहीं पता? चलो अभी तो खैर कोरोना काल चल रहा है। और पता है पेटीज में आप लोग, पेटीज इतनी अच्छी इतनी टेस्टी पता है क्यों लगती है? पता है आपको? बताओ, कभी बनते हुए किसी ने देखी है? हम वहाँ जाओगे, वो भट्टी में जो उनकी सिकाई होती है ना, उसमें देखो कैसे बनाते हैं वो, बिल्कुल बढ़िया वाली। और पसीने ऐसे टपकते हुए रहे, ऐसे मैश मिक्स हो जाता है ना उसमें, और फिर वो वही सेक देते हैं, तो उसमें नमकीन नमकीन वाला जो टेस्ट आता है ना, वो उसका ही रहता है। और आलू को जितने सड़े गले रहेंगे सब उसमें ही डाल दो, कौन देखता ही नहीं है कोई। ऊपर से सॉस डाला, और क्या कुछ और भी डालते हैं ना, नमकीन भी डाल देते हैं, और क्या डालते हैं शायद, और भी कुछ थोड़ा सा डाल देते हैं, पता नहीं क्या। और फिर उसको जब खाएंगे ना तो टेस्ट उसी चीज़ का आता है। चलो खैर कोई बात नहीं, आप लोग इधर क्लास पढ़िए। मैडम पहले ही खाए आते, आवाज़ सही तो भी हो जाती। चलिए अच्छा। प्रियंका मैडम क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं? अच्छा ये बताइए आप। सर हो गया। हो गया? तो ठीक है, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सब क्लोज नंबर 3 पर हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। जहाँ उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया गया है या उसकी पुष्टि की गई है, और उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि दंडादेश व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन अपील के लिए विशेष इजाज़त दिए जाने के लिए उच्चतम न्यायालय में अर्जी पेश करना चाहता है, वहाँ उच्च न्यायालय दंडादेश का निष्पादन इतनी अवधि तक के लिए जितनी वह ऐसी अर्जी पेश करने के लिए पर्याप्त समझे मुलतवी करने का आदेश दे सकता है। तो विशेष इजाज़त कहाँ ले सकते हैं? अनुच्छेद 136 में है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये जो सेक्शन है थोड़ा सा वीआईपी है, इससे संबंधित कंपटीशन में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट से लेकर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पहले आर्टिकल 134 का जो फर्स्ट का और खा ये दोनों, ठीक। फिर अनुच्छेद 134 के गा वाला इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, और यहाँ पर इसके बाद में अनुच्छेद 136 के अकॉर्डिंग अपील की विशेष इजाज़त देने के लिए। अब इनको कॉन्स्टिट्यूशन से आपको रिलेट करना है। यहाँ पर कौन से एक सेकंड रुकिएगा, ज़रा ध्यान दीजिए। देखो सेक्शन 415 का सब क्लोज फर्स्ट वीआईपी, 415 का सब क्लोज 2 वीआईपी, और 415 का सब क्लोज 3 वीआईपी, ये तीनों भी इम्पॉर्टेंट हैं। इसी के साथ ये कंप्लीट करके थोड़ा सा रखिएगा, आप लोग इनको रिलेट कर लीजिए। कौन से प्रोविज़न में परमिशन लेनी है? आर्टिकल 134 का फर्स्ट ए एंड बी रिलेटेड है 415 का सब क्लोज फर्स्ट से, 415 सब क्लोज फर्स्ट ऑफ सीआरपीसी, ठीक। फिर आगे यहाँ पर देखिए 415 का सब क्लोज 2 अगर हम यहाँ पर रिलेट करते हैं तो ये आर्टिकल 134 का सब क्लोज फर्स्ट सी से या फिर गा से रिलेटेड है, जहाँ पर प्रमाण पत्र की बात की गई है, ठीक है। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, विशेष इजाज़त के लिए स्पेशल परमिशन के लिए अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 136 ये रिलेटेड है सेक्शन 115 का सब क्लोज 3 के अकॉर्डिंग सीआरपीसी में। ये आप चाहें तो अपने बैरक पर लिख लीजिए, जैसे भी आपको समझ में आए वैसे कर सकते हैं इसको। चलिए जरा नेक्स्ट देखिएगा। अगला एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पर, 416 गर्भवती स्त्री की मृत्यु दंड का मुलतवी किए जाना, ये सभी को पता है। यदि वह स्त्री जिसे मृत्यु दंडादेश देश दिया गया है गर्भवती पाई जाती है तो उच्च न्यायालय दंडादेश का आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण कर सकता है। कौन कर सकता है यहाँ पर? उच्च न्यायालय, ठीक। हाँ, अब इसका थोड़ा सा ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसका रिलेशन क्या है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये सेक्शन याद करना है। दूसरा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है कि कौन कर सकता है, हाई कोर्ट। तीसरा यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, इसका रिलेशन अगर किसी अन्य अभियुक्त की बात करें और उसे पनिशमेंट हो गया है आजीवन कारावास का, तो उसे कम कौन कर सकता है? तो कम अगर आईपीसी आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है समुचित सरकार, यानी कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात करते हैं, ना कि हाई कोर्ट की बात करते हैं, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान रखना है। महिला से रिलेटेड मृत्युदंड को क्या किया जा सकता है? मुलतवी किया जा सकता है अगर स्त्री गर्भवती होती है तो, ठीक।
और यहाँ पर उसको किस में चेंज कर देंगे, आजीवन कारावास में। अगर किसी अभियुक्त को दूसरा जिसको आजीवन कारावास दिया गया है और वो जेल चला जाता है और जेल में वो सदाचार का जीवन जीता है, तो समुचित सरकार जो अप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर पनिशमेंट को कम कर सकती है। ठीक है, चलो अगला जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर खा पार्ट पर बात करते हैं, कारावास से। ये सेक्शन आप पढ़ रहे हैं, सेक्शन 417, कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति। अच्छा ये बताओ, बोर तो नहीं होगा? बोर होगा तो बताना, क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करा देंगे। हेलो। हम्म? नहीं, ठीक है, आगे कंटिन्यू करें हम लोग। यस। चलो तो जल्दी से हम लोग आगे भी करते हैं इसको कंटिन्यू, ध्यान दीजिएगा। हम सोचा इसको जल्दी फटाफट कंप्लीट करें, तो नया सब्जेक्ट थोड़ा सा उस पर ज़्यादा एम्फोसाइज हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशन भी कंप्लीट करना, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सेक्शन 417 में देखिए, कारावास का नियत करने की शक्ति किसकी है। सब लोग फर्स्ट आप पढ़ रहे हैं, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा जैसा उबंधित है उसके सिवाय राज्य सरकार निर्देश दे सकती है कि किसी व्यक्ति को जिसे इस संहिता के अधीन कारावासित किया जा सकता है या अभिरक्षा के लिए सुपुर्द किया जा सकता है कि किस स्थान में परिवृत्त किया जाएगा। तो यहाँ पर परिवृत्त के लिए कौन स्थान फिक्स कर सकता है। यहाँ पर देखिए जरा ध्यान दीजिए क्या कहा गया। तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि द्वारा जैसा उबंधित हो, जो विधि चल रही, जो लॉ एप्लीकेबल है प्रेजेंट में, उसके अनुसार उसके सिवाय राज्य सरकार निर्देश दे सकती है। कौन दे सकता है यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए जरा, राज्य सरकार। ठीक है, आप जरा ध्यान दीजिए नेक्स्ट सब क्लोज 2 पर। यदि कोई व्यक्ति जिसे संहिता के अधीन कारावासित किया जाता है या अभिरक्षा के लिए सुपुर्द किया जा सकता है सिविल जेल में परिवृत्त है, तो कारावास या सुपुर्दगी के लिए आदेश देने वाला न्यायालय या मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के दांडिक जेल में भेज देने का निर्देश दे सकता है। अगर किसी व्यक्ति को सिविल जेल में बंद किया गया है और क्रिमिनल केस में उसको पनिशमेंट दिया गया है, तो उसे क्रिमिनल के लिए भेजा जा सकता है। सब क्लोज 2। अब आगे देखिएगा 3 में, उपधारा 2 के अधीन कोई व्यक्ति दांडिक जेल में भेजा जाता है, तब वहाँ से छोड़ दिए जाने पर उसे उस दशा के सिवाय सिविल जेल को लौटाया जाएगा जब या तो नंबर का दांडिक जेल में उसके भेजे जाने से 3 वर्ष बीत गए हैं, जिस दशा में वह यथास्थिति सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 58 या प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920 की धारा 23 के अधीन सिविल जेल से छोड़ा गया समझा जाएगा। अगला जरा नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, खा नंबर पॉइंट पर। सिविल जेल में उसके कारावास या आदेश देने वाले न्यायालय द्वारा दांडिक जेल के भार साधक अधिकारी को यह प्रमाणित करके भेज दिया गया है कि वह यथास्थिति सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 58 या प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920 के धारा 23 के अधीन छोड़े जाने का हकदार है। तो ये इसमें तो केवल वो छोड़ने का और जेल में शिफ्ट करने से रिलेटेड था। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 418 कारावास के दंडादेश का निष्पादन करना। सब क्लोज फर्स्ट। जहाँ उन मामलों से जिनके लिए धारा 413 द्वारा उपबंध किया गया है भिन्न मामलों में अभियुक्त आजीवन कारावास या किसी अवधि के कारावास के लिए दंडादेश किया गया है, वहाँ दंडादेश देने वाला न्यायालय उस जेल या अन्य स्थान को जिसमें वह परिरुद्ध है या उसे परिरुद्ध किया जाना है तत्काल वारंट भेजेगा, और यदि अभियुक्त पहले से ही उस जेल या अन्य स्थान में परिरुद्ध नहीं है तो वारंट के साथ उसे ऐसी जेल या अन्य स्थान को भिजवाएगा। कहाँ, धारा 413 के उपबंधों के अनुसार। 413 में आप लोगों ने क्या पढ़ा था भैया, कोई बताएगा जल्दी से? पता है नहीं? 368 के अकॉर्डिंग सर एग्जीक्यूशन अगर कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है तब उसे कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पुष्टि के लिए कहाँ भेजते हैं, हाई कोर्ट को। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बता दिए करो, बीच में बोल जाते हैं ना तो अच्छा लगता है, भाई आप लोग बोल रहे हैं। जल्दी जरा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 413 में कैपिटल पनिशमेंट की पुष्टि के लिए कहाँ भेज दिया गया है, सेक्शन 368 के अकॉर्डिंग, ठीक, हाई कोर्ट को। अब क्या कह रहे हैं 418 में कारावास के दंडादेश का निष्पादन कैसे किया जाएगा।
तो जहां उन मामलों में जिनके लिए धारा 413 द्वारा उपबंध किया गया है, भिन्न मामलों में अभियुक्त आजीवन कारावास या किसी अवधि के कारावास के लिए दंडादेश किया गया है, कोई अन्य अवधि के लिए, वहाँ दंडादेश देने वाला न्यायालय उस जेल अन्य स्थान को जिसमें वह परिरुद्ध है या उसे परिरुद्ध किया जाना है, तत्काल क्या करेंगे, वारंट भेजेगा। और यदि अभियुक्त पहले से जेल में नहीं है, तो अन्य स्थान में परिरुद्ध नहीं है, जेल में या किसी अन्य स्थान में, तो वारंट के साथ उसे ऐसी जेल या अन्य स्थान के लिए भिजवाएगा। परंतु जहां अभियुक्त को न्यायालय के उठने तक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है, वहां वारंट तैयार करना या वारंट जेल को भेजना आवश्यक ना होगा, और अभियुक्त ऐसे स्थान में जो न्यायालय निर्दिष्ट करे परिरुद्ध किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या करें, परंतु अभियुक्त को न्यायालय के उठने तक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया किसी केस में, तो वहाँ वारंट तैयार करना या वारंट जेल को भेजना आवश्यक नहीं होगा, और अभियुक्त को ऐसे स्थान में जो न्यायालय निर्दिष्ट करे परिरुद्ध किया जा सकता है। चाहे तो कोर्ट में ही कर दे या किसी अन्य स्थान में खड़े कर दे कहीं पर, वो न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है, पर उसके लिए वारंट वगैरह की आवश्यकता ना होगी। जहां अभियुक्त न्यायालय में उस समय उपस्थित नहीं है जब उसे ऐसे कारावास का दंडादेश दिया गया है जैसा उपधारा 1 में उल्लिखित है यहाँ पर, वहाँ न्यायालय उससे जेल या ऐसे स्थान में जहाँ उसे परिरुद्ध किया जाना भेजने के प्रयोजन से उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करेगा, और ऐसे मामले में दंडादेश उसकी गिरफ्तारी की तारीख से प्रारंभ होगा। किस तारीख से? जिस तारीख से उसको अरेस्ट किया गया, उस तारीख से उसका दंडादेश प्रारंभ हो जाएगा। सेक्शन 418 में यानी कि 418 का सब क्लोज 2, यह दंडादेश के प्रारंभ की बात करें, किस तारीख से होगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए जैसा भी आपको ठीक लगे। 419 में जरा ध्यान दीजिएगा, निष्पादन के लिए वारंट का निर्देशन। कारावास के दंडादेश के निष्पादन के लिए प्रत्येक वारंट उस जेल या अन्य स्थान के भार साधक अधिकारी को निर्दिष्ट होगा जिसमें बंदी परिरुद्ध या परिरुद्ध किया जाना है। तो उस जेल के भार साधक अधिकारी को निर्देश करेंगे, वो बुलाएगा, पकड़ के जेल में बंद करवा लेगा। चलो अगला जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहाँ किया जाएगा, इसकी एक लाइन आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रत्येक वारंट उस जेल या अन्य स्थान के भार साधक अधिकारी को निर्दिष्ट होगा, किसको? जहाँ बंदी को परिरुद्ध करना है। भिंड जिले में तो भिंड जिले को ही भेजेंगे। सेक्शन 420 में जरा देखिएगा, वारंट किसको सौंपा जाएगा? जब बंदी जेल में परिरुद्ध किया जाना है तब वारंट जेलर को सौंपा जाएगा। ये लाइन भी 419 और 420 लगभग एक जैसे, ये थोड़ा सा वेरिएशन है यहाँ पर। यहाँ भार साधक अधिकारी की बात की गई 419 में, और यहाँ पर जेल में परिरुद्ध किए जाने की बात की गई। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको VIP कर लीजिएगा और यहाँ पे अभी पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर सेक्शन 421, जुर्माने का उद्ग्रहण की बात की गई है। सी पार्ट। आई थिंक इतना काफी सर, इतना काफी है। बस अब नहीं पढ़ाएंगे। यस नहीं, थोड़ा सा और पढ़ लो। सर। वैसे आप लोग दिन भर तो फ्री रहते हो, थोड़ा सा और पढ़ फिर सर लोगे इसकी तो क्या। केस लॉ, सर केस लॉज भी तो निकालने हैं, काफी सारे आ रहे हैं इनमें, बहुत ज्यादा केस कहाँ से आ रहे हैं? इनमें सर। ये वाले जो चैप्टर चल रहा है ना, इनमें काफी केसेस निकल रहे हैं, तो सर हाँ तो निकलेंगे उनकी ना, वजह ये से। एक्चुअली क्या है, ये सब प्रैक्टिकल है, तो इस वजह से ऐसा इसमें होगा, क्योंकि बार बार जो केस में प्रोसीडिंग में इन सभी का प्रैक्टिकल यूज़ होता है, तो इसलिए इसमें केस लॉज आपको ज़्यादा मिलेंगे। हाँ, लेकिन जितनी ज़्यादा केस स्टडी आप कर लेंगे उतना आपके लिए बेटर है, बहुत बढ़िया है। चलो गाइस, कोई बात नहीं, आप जैसा चाहें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास हम करते हैं, तब तक के लिए ओके बाय। प्रियंका मैडम, कोई क्वेश्चन वगैरह किसी को पूछना हो? अब आप लोगों की आवाज़ आ रही है? यस आओ सर, सर, एक तक मुझे पूछना था। बताओ सर।